गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वीएस इनोवेटिव जियो सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विवेक शुक्ला। कैसे हैं आप सब? आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं उसका नाम है बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवधारी इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। जैसे पानी में रहने वाले हैं, पेड़ पर रहने वाले हैं, अलग अलग, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, शेर हो, लोमड़ी हो और पक्षी हो, तो हर प्रकार के जीवधारी जिनमें वैरायटीज हैं उसे हम कहते हैं जैव विविधता। आइए देखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। विविधता का मतलब होता है एक तरीके से वैरायटीज कितनी है, तो जीव विविधता इसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? तो जीन में हो सकती है, जातियों में हो सकती है और पारतंत्र में हो सकती है। तो जीन क्या है, जाति क्या है और पारतंत्र क्या है? तो जीन का मतलब होता है जो आनुवांशिक लक्षण है, हेरिडिटी। अगर हम इसमें छोटे छोटे कण चिपके रहते हैं, ये हमारी जैव विविधता के लिए उत्तरदायी हैं। इन्हीं को कहते हैं, इसको ये संरचना जो है वो डीएनए है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का मुख्य काम होता है कि एक कहना चाहिए एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में उसके जो जेनेटिक आनुवांशिक लक्षण है उनको ले जाना। जैसे हमारे जो कहना चाहिए कि जो जेनेटिक्स हैं, जो जीन्स हैं, आनुवांशिक चीजें हैं, उनका स्थानांतरण करना माता के उसके पुत्र में, पिता के उसके पुत्र में, बाबा के, तो नानी तक ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला करते हैं। कभी कभार उनमें अंतर भी हो जाता है, तो उसके बारे में कभी देखते हैं। तो आइए देखते हैं सीधे सीधे पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम। पारितंत्र है क्या? तो पारितंत्र वह वातावरण जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक रहते हैं, एक साथ रहते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, इसे कहते हैं पारितंत्र। पारितंत्र चाहे वो कहना चाहिए कि समुद्र का पारितंत्र हो, चाहे वो टुंड्रा प्रदेश का पारितंत्र हो, चाहे वो टैगा प्रदेश का पारितंत्र हो, चाहे किसी जंगल का हो, चाहे वो कहना चाहिए कि विषुवत रेखा का पारितंत्र हो, तो अलग अलग पारितंत्र होता है। इकोसिस्टम, कृत्रिम पारितंत्र आप जानते हैं, एक्वेरियम जहां मछली पाली जाती हैं, पोल्ट्री फार्म है, तो ये नेचुरल और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। तो सीधे सीधे देखते हैं वह वातावरण जिसमें सजीव और निर्जीव, जैविक एवं अजैविक घटक एक साथ रहते हैं और परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो जैविक विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग E.A. नॉर्स और R.E. मैनन ने 1980 में किया था। देखिए, जैविक विविधता की बात की जा रही है। जैविक विविधता का प्रयोग इन्होंने किया था E.A. नॉर्स और R.E. मैनन, और 1980 में, उसके बाद 1905 में जो है जैव विविधता वाल्टर जी रोंजन, ये आता है एग्जाम में, किसने 1905 में इन्होंने किया था। तो बोथ ऑफ सेम वर्ड मीनिंग, यानी दोनों की मीनिंग बराबर है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव, वेराइटीज। अब देखिए जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के प्रकार का मतलब ये हुआ कि आनुवांशिक विविधता हो गई, प्रजाति विविधता हो गई और सामुदायिक या पारितंत्र विविधता हो गई। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आनुवांशिक विविधता, यानी एक प्रजाति में मिलने वाले अंतर, यानी उनकी उपप्रजातियां। जैसे मान लो कुत्ता, अगर हम कुत्ते की बात करें तो एक कुत्ता जो गांव में घूमता है, एक कुत्ता शहरों में घूमता है, फिर अलग अलग नाम लेते हैं। देसी कुत्ता, ठीक है, फार्मी कुत्ता, जैसे हच वाला कुत्ता आपने देखा होगा, बुलडॉग देखा होगा, जर्मन शेफर्ड होगा, तो अलग अलग है तो कुत्ता, लेकिन जेनेटिक्स उसकी जो है, और ये जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स हैं, वो उसमें परिवर्तन है। कुत्ता है लेकिन उसकी कई प्रकार की उपजातियां हो गई। जैसे मनुष्य की बात कर ली जाए तो मनुष्य लंबा हो सकता है, नाटा हो सकता है, ठीक ना, नाटा है की बात, तो अलग अलग हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन है तो वो ह्यूमन है। ठीक है, तो जीनों में विविधता अर्थात आनुवांशिक विविधता ही किसी प्रजाति को पर्यावरण के साथ अनुकूलन होने में सहायता करती है। जितने प्रकार की जैव विविधता होगी, उतना ही एडाप्टेशन होगा। सीधी सी बात है। जो क्लाइमेट है, जलवायु है, तो जलवायु बदलती रहती है,
और जो जीवधारी जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्टेड कर लेगा, अनुकूलित कर लेगा, वही स्पीसीज ज्यादा समय तक चलेगी। ठीक है, तो जीनोम विविधता अर्थात अनुवांशिक विविधता किसी प्रजाति के पर्यावरण के साथ अनुकूलन होने में सहायता करती है। जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता प्रदान करना, कि जितनी अनुवांशिक विविधता उतनी ही पर्यावरण परिवर्तन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, परिवर्तन सहन करने की क्षमता होती है। प्रजाति विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, कुत्ता, बिल्ली बिल्ली किस प्रकार का लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाता है। बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, मनुष्य, बरगद, आम, अमरूद आदि। ठीक है, उसके बाद जैसे जितनी अधिक प्रजाति विविधता होगी उतनी ही जटिल खाद्य श्रृंखला होगी। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला यानी जो फूड का जो चेन सिस्टम है वो अगले वीडियो में इसके बाद हम लाएंगे और बताएंगे कि उपभोक्ता क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में हम बताएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितनी अधिक प्रजाति विविधता होगी, प्रजाति का मतलब एक जात, और उसके वर्ण हो सकता है, कद हो सकता है, उसकी आदतें हो सकती हैं, तो उससे वो हो गया उप प्रजाति। ठीक है, तो उप प्रजाति हो गया। तो जितनी अधिक प्रजाति विविधता उतनी ही जटिल खाद्य श्रृंखला होगी, और खाद्य श्रृंखला जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवों को अलग अलग तरीके से उनका जो भरण है, पोषण है, उनको उस तरीके से देखना होता है। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला से ही जीवों को आसानी से भोजन मिलता है। आपने देखा होगा, सबसे घास को कौन खाता है? टिड्डे कौन खाता है? देखें तो मेढक को कौन खाता है? सर्प को कौन खाता है? गरुड़। चेन सिस्टम होता है, बताएंगे किसी दिन। फिर होता है सामुदायिक विविधता। सामुदायिक विविधता मतलब कम्युनिटी डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो समुद्री पारितंत्र, समुद्र है, समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मछली रहती है, ऑक्टोपस रहता है, और छोटे से लेकर बड़े बड़े जीव रहते हैं, तो उनका अपना इकोसिस्टम हो गया, यानी सामुदायिक विविधता या पारितंत्रिक विविधता। फिर पर्वतीय पारितंत्र, तो पर्वत में देखते हैं वहां ठंड होती है, तो उस प्रकार से उनका अनुकूलन होता है। आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाइए तो बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनके ऊपर फर यानी वो खाल होती है, रोएदार होता है, चाहे वो आपने जंगली आग देखा हो, अदर चीजें देखी होंगी। उसके बाद देखते हैं घास के मैदान में छोटे से बड़े विभिन्न प्रकार के जीवधारी रहते हैं। तो और मछली वाला एक्वेरियम आपने देखा होगा, वो कृत्रिम होता है। कहीं खेत है, खेत में होता है, वो भी कृत्रिम होता है। पोल्ट्री फार्म, वो भी कृत्रिम पारितंत्र है। यानी ऐसी भौगोलिक दशा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, रहने किसी भी जीवधारी को रहने के लिए अनुकूलित हो, उसको हम पारितंत्र कहते हैं। तो समुद्री पारितंत्र हो गया, पर्वतीय पारितंत्र हो गया। घास के मैदान में, घास का मैदान चाहे प्रेरी हो, चाहे वो सवाना हो, चाहे वो वेल्ड हो, आप जानते हैं, है ना, चाहे स्टेपीज हो, ज्योग्राफी की वीडियो में बताएंगे आपको हम ये सब क्या है। तो उसमें हमने लिख रखा है कि अलग अलग प्रकार की जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं। समुद्र में अलग प्रकार की पाई जाती हैं, पर्वतों में अलग प्रकार के पाए जाते हैं, घास के मैदान में अलग प्रकार। घास से शुरू करते हैं। घास छोटी छोटी होती है, उसमें माइक्रोवर्म रहते हैं, छोटे छोटे कीट रहते हैं, है ना। और फिर पर्वतों में विभिन्न प्रकार के, जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो वैसे वैसे जो है कोनधारी जो पेड़ होते हैं उनमें ऊपर कोन होगी, शंकुआकार पेड़ होने लगते हैं। एक पर्टिकुलर ऊंचाई के बाद करीब 3000 फीट के ऊपर से हम जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो फिर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मिलेंगी। जैसे डेजर्ट है यानी रेगिस्तान है, कोरल रीफ है, प्रेरीज है, टुंड्रा है, अलग अलग प्रकार का। ठीक है, रेगिस्तान में विभिन्न, अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो उसमें जैसे नागफनी है, ठीक है, बबूल है, कीकर है, तो उनका एडेप्टेशन अलग है। जड़ें लंबी हैं, पत्तियां मोटी हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक लेयर लगी होती है ताकि जब सूरज की रोशनी ज्यादा पड़े तो उससे इवेपोरेशन ना हो, वाष्पोत्सर्जन ना हो। और पानी की खोज के लिए, यानी पानी की कहना चाहिए खोज के लिए, वो नीचे जड़ें लंबी चली जाती हैं। कोरल रीफ की अगर बात की जाए, सबसे सेंसिटिव चीज होती है कोरल रीफ, मूंगे, है ना। आप आगे ज्योग्राफी में देखेंगे कि लक्षद्वीप है,
है ना। मूंगा परिवर्तन होता रहता है, तो वही मूंगा कोरल लीफ होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे पूरी तरीके से। प्रेरीज, टुंड्रा। उसके बाद देखते हैं नोट, अलग अलग पारितंत्रों में अलग अलग प्रकार की जैव विविधता क्यों। प्रश्न हो सकता है कि अलग अलग पारितंत्रों में जैव विविधता क्यों, आखिर क्यों होती है। इसका यही कि उत्तर है क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु का परिवर्तन। जहां जिस प्रकार की जलवायु है वहां उसी प्रकार की जैव विविधता है, ठीक है। बायोडायवर्सिटी का मापन प्रजाति की संख्या और समृद्धि के आकलन द्वारा इसका मापन किया जाता है, ठीक है। जैव विविधता के मापन के प्रकार अल्फा हो सकता है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो अल्फा में क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाली प्रजातियां, यानी कितने प्रकार की एक इकोसिस्टम में, एक पारितंत्र में कितने प्रकार की प्रजातियां मिल सकती हैं। फिर बीटा, बीटा में जैव विविधता में होने वाले परिवर्तन, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। अगर जैव विविधता में परिवर्तन होगा तो वहां के जीवधारी पलायन कर जाएंगे। मान लो एक इकोसिस्टम हो गया, एक पारितंत्रीय है, एक ए पारितंत्रीय, एक बी है। अगर यहाँ पर किसी भी जीवधारी को रहने के लिए जो भौगोलिक अनुकूलन है, जो भौगोलिक दशाएं हैं पारितंत्र के लिए, नहीं हुआ तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, पलायन कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और गामा में क्या होता है, अल्फा और बीटा और समस्त प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, समस्त प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। और इसको 1972 में विटेकर ने बताया था, ठीक है, विटेकर ने, आवासों की विविधता। अब जैव विविधता की प्रवणता आता है कि जैव विविधता की प्रवणता है, प्रवणता का मतलब होता है अंतर। तो जैव विविधता के बीच में अंतर की बात की जाए तो हम देखते हैं, जैसे कोई, सबसे पहले देखते हैं ये है हमारा ग्लोब। अगर ये ग्लोब को हम देखें तो यहाँ पर जो है विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाएगी, और ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता आपकी बढ़ती जाएगी। वैसे ही अगर पर्वत की बात की जाए, पहाड़ों की बात की जाए, तो जो बेस है, आधार है, आधार में जैव विविधता अधिक होगी। जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ठंडा होगा, ठंडा होगा तो यहाँ पर जैव विविधता कम हो जाएगी, ठीक है, यही नीचे लिखा हुआ है। टुंड्रा रीजन है, इक्वेटर रीजन है, तो टुंड्रा प्रदेश में जैव विविधता कम होगी, ठीक है, और इक्वेटर में यानी विषुवत रेखा पर जैव विविधता अधिक होगी। आपको पता है अगर विषुवत रेखा की बात की जाए तो क्या होता है, वहां सुबह एकदम स्वच्छ मौसम होता है, उसके बाद धीरे 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 काले काले बादल बनने लगते हैं, और 12 बजे से 1 बजे भी घनघोर वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, 5 से 6 बजे तक, यानी 4 से 5 बजे तक मौसम साफ हो जाता है, खूब बारिश होती है। जब यहाँ खूब बारिश होगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे खूब हरे भरे होंगे, यानी अगर आपको अच्छे से खाने को मिलेगा तो आप हष्ट पुष्ट होंगे, आप हेल्थी होंगे, ठीक है। तो वैसे ही पेड़ का भी है, खूब पानी मिलता है तो खूब पेड़ बहुत लंबे लंबे हो, इतने लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं कि वहां तक सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं आ पाती है, इसलिए उसका जो व्यापारिक महत्व नहीं है, क्योंकि वो लकड़ी काट ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और नीचे विभिन्न प्रकार की जो मार्श एरिया बन जाते हैं, दलदल बन जाते हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसीलिए जो है विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखते हैं, अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी बायोडायवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1, सभी जीव जंतुओं को भोजन की प्राप्ति। मछली है, मछली को पानी वाले जीव जंतु चाहिए, जो थल पे रहता है वो थल के जीव जंतु चाहिए, यानी जो स्थल में रहता है तो स्थल के जीव जंतु चाहिए। तो जितने प्रकार के जीव जंतु उतने प्रकार की उसको उसका भोजन चाहिए, और उसके लिए चाहिए बायोडायवर्सिटी। छोटा जीव है तो छोटी चीज खाएगा, बड़ा जीव है तो बड़ी चीज खाएगा। अगर आप चींटी को ले लीजिए तो चींटी अपना बहुत कम भोजन करती है, और फिर वही नील व्हेल की बात कर लो तो पता नहीं कितना खाई जाती होगी, ठीक है। तो सभी जीव जंतुओं को भोजन की प्राप्ति कराता है बायोडायवर्सिटी। और आपको जान के हैरानी होगी, या बहुतों को इस बात का नॉलेज नहीं होगा कि 20%, देखिए 20% जो पादपों की प्रजाति है, जो कहने से प्लांटों की जो स्पीसीज है, ठीक है, वैरायटी है, 20%
पादपों की प्रजातियों से 85% मानव का भरण पोषण होता है। ठीक है, उसके बाद अब किस लिए, तो इसलिए है क्योंकि पेड़ों से हमें क्या मिलता है, बायोडायवर्सिटी क्या मिलता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे दर्द निवारक औषधियां बनती हैं। ठीक है, मलेरिया के लिए आप जानते हैं कुनेन की गोली मिलती है। कुनेन कहाँ प्राप्त होता है, सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। कैंसर के लिए विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों से भी औषधि। आपको पता है हमारे आयुर्वेद में 100%, हमारे आयुर्वेद में 100% बीमारियों का इलाज है, 100%। लेकिन हमको उनका नॉलेज नहीं है, कौन सा पेड़ कौन सा पौधा किस काम में किस रोग में काम आता है, हमको इसका नॉलेज नहीं है। जो लोग जानते हैं हमारे यहाँ, चाहे सुश्रुत हुए हों, चाहे चरक हुए हों, चाहे धन्वंतरी जी हुए हों, विभिन्न प्रकार के जीव क्या नाम वैद्य हुए हैं, उनको नॉलेज था, उनको अच्छे से पता था कि बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का क्या महत्व होता है। ठीक है, 25% दवाइयां, 25 यानी देयर आर 25% मेडिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय द मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड बाय द 120 स्पीसीज, यानी 25% दवाइयां जो हैं 120 प्रकार की प्रजातियों से बनती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब आधुनिक कृषि में बायोडायवर्सिटी का क्या महत्व है। तो आधुनिक कृषि में बायोडायवर्सिटी क्या महत्व है, बहुत महत्व है। ठीक है, आधुनिक कृषि में बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा महत्व है। आधुनिक कृषि में पानी पीने गया था। आधुनिक कृषि में बायोडायवर्सिटी के महत्व, तो अब देखिए नई फसलों में क्या मतलब, फसल चक्र। अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो आपके जो खेत की जो उपजाऊपन यानी उर्वरा शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे आप क्या करते हैं कि एक फसल लगातार बोते रहते हैं, मान लो गन्ना, ठीक है, गन्ना लगातार बोते रहते धीरे धीरे क्या होता है, जो मृदा का जो कहना चाहिए उपजाऊपन है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो कम होता जाता है। अगर आप फसल चक्र अपनाएंगे, नई फसलों में अगर फसल चक्र अपनाएंगे, ठीक है, मान लो कि आपने गन्ना बोया, ठीक है, अब गन्ना बोया, गन्ना कट गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सरसों बोएंगे, हम दलहन बोएंगे, ठीक है, फलीदार, अगर हम फलीदार जो है फसलें करेंगे, चाहे वो ढैंचा हो और चाहे वो हरी कोई खाद हो जिनमें फली हो, फली में क्या होता है, राइजोबियम होता है, इससे हमारी उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है। तो फसल चक्र अपनाएंगे, तो नई फसलों में फसल चक्र अपनाएंगे, अलग अलग फसलें अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि नई फसल में भी क्या होता है, फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें अंतर हो जाता है, तो उसमें ये भी बायोडायवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, उन्नत किस्मों के संकरण, ठीक है, उन्नत किस्मों के संकरण के लिए, यानी मान लो हमारे पास कपास है, ठीक है, बीटी कपास में बैसिलस थ्योरीज बैक्टीरिया को डाल दिया था, यानी किसी साधारण कपास में अगर हम बैसिलस थ्योरीज जो बैक्टीरिया है उसको हमने डाल दिया तो क्या होगा, आधुनिक बीटी कॉटन बन जाएगा। आधुनिक बीटी कॉटन से मतलब क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के जीवधारियों से उसकी रक्षा होगी। ठीक है, इसमें कहना चाहिए आर्टिफिशियल चीजें डाल दी जाती हैं, और ये होता कब है, ये तब होता है। और इसके ऊपर एक और चीज, अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है, अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो पेड़ों से उस तरीके से उनका जो है कहना चाहिए कि परागण करवा दे। परागण के लिए अगर परागण की बात की जाए, परागण है चाहे मृदा का निर्माण हो, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है लेकिन मिट्टी नहीं बना सकती है, उसको विभिन्न प्रकार की जीवधारी और वो भौगोलिक दशाएं ही मिट्टी बना सकती हैं। ठीक है, परागण के लिए क्या चाहिए, मान लो एक पेड़ है, पेड़ है, इसके लिए तितली, भंवरे और हवा के माध्यम से, यानी इसका इसमें से जो गैमेट्स है वो मिलता है, जिससे परागण होता है, उससे फल फूल बनता है और उससे पौधों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी का खतरा। ठीक है, बायोडायवर्सिटी खतरा क्या है, नंबर एक है आवास ह्रास एवं विखंडन। आवास ह्रास विखंडन का मतलब ये हुआ, आवास का ह्रास हो गया, विखंडन यानी जो उनके आवास हैं उनका नाश हो जाना, उनको नष्ट कर देना, और उनका विखंडन, इससे क्या होता है, बायोडायवर्सिटी ये विविधता नष्ट होती है। मान लो यहाँ पर कहीं ये यहाँ पर बायोडायवर्सिटी है और यहाँ पर मनुष्य रहने लगे, तो मनुष्य तो जानते हो सबसे खतरनाक जीवधारी है,
ठीक है, क्या होगा, यहाँ के जीवधारी पलायन कर जाएंगे या तो मर जाएंगे। यहाँ मनुष्य आ गया तो इससे क्या होगा, इसका आवास नष्ट हो गया। और अगर कहीं आ जाए, इतने तो पॉइंट लिखे, अगर इनमें से कहीं आ जाए, ठीक है, अगर इसमें से आ जाए कि जो आवास, इसमें ऑप्शन आ जाए तो सबसे पॉइंट एक है, आवास ह्रास और विखंडन ही होगा। विदेशी प्रजातियों का आगमन, अगर विदेशी प्रजातियां आ जाए, अगर विदेशी प्रजातियां शक्तिशाली हुई और जो स्वदेशी प्रजातियां हैं वो थोड़ा कमजोर हुई, तो क्या होगा, जो जोरदार होगा वो रुकेगा और कमजोर होगा चला जाएगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संसाधन का अधिक दोहन। देखिए मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने क्या नहीं किया है। प्राकृतिक संसाधन का अगर ज्यादा दोहन करोगे तो क्या, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मतलब है फिर प्रकृति तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगी। अगर ये करेगी तो फिर मनुष्य का जो है या कोई जीवधारी नष्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कम से कम 25 से 45 लाख वर्ष ही मनुष्य नाम का प्राणी इस पृथ्वी पर है, कि उसके बाद ये मनुष्य गायब हो जाएगा। क्योंकि उत्थान पतन जीवन मरण जो ये आएगा उसको जाना होगा। तो ये प्रकृति का बदलाव है, ठीक है, ये चेंजेस है, प्रकृति का बदलाव है। तो प्राकृतिक संसाधन का उद्योग यानी पेट्रोलियम डीजल कोयला सब कुछ तो मनुष्य ने ले ही लिया, अब क्या बचा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो बायोडायवर्सिटी वहां से नष्ट हो रही है। प्रदूषण, प्रदूषण भी उत्तरकारी है। प्रदूषण आप जानते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन समझाना है कुछ। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर विषैली गैसें ज्यादा हो जाती हैं, तो क्या होता है, जो सूर्य की जो रोशनी आती है वो नीचे आ तो जाती है लेकिन ऊपर नहीं जा पाती है। और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसा सिस्टम बन जाता है, तो स्पीसीज गर्मी ज्यादा हो जाती है। इससे क्या होगा, हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, समुद्र का अगर स्तर बढ़ेगा तो होगा जो कोस्टल एरियाज के रहने वाले लोग हैं वहाँ वो लोग पलायन करेंगे, फिर वहां पर मक्खी मच्छर विभिन्न प्रकार की जो जीवधारी है और बीमारियां फैलेंगी, इससे बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, ज्यादा बताना नहीं, आप सब जानते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में पोल्यूशन के बारे में पूरा वीडियो बनाऊंगा। शहरीकरण की बात कर की जाए तो शहरीकरण, गांव का व्यक्ति गांव में नहीं रहना चाहता है, अब उसको शहर चाहिए। और आपको इस बात का कहना चाहिए, आपको इस बात की जानकारी होगी, लेकिन हंसी आती है मुझे कि हम नेचुरल फूल प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसको खो देते हैं और क्या करते हैं, प्लास्टिक के फूल में सुगंध ढूंढते हैं। यानी जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको हमने खो दिया है, उसको हम नष्ट करने में तुले हुए हैं। लेकिन हम शहरों में जाके क्या करते हैं, फ्लावर बेस लाते हैं, फ्लावर पॉट लाते हैं जिसमें कोई खुशबू नहीं। तो ये मनुष्य है, उसका क्या करना, सोच रहे हैं अपना। शिकार है, ज्यादा पोचिंग होगी, ज्यादा शिकार होगा, स्पीसीज खत्म हो जाएगी। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, घड़ियाल है, डॉल्फिन है, गंगेटी डॉल्फिन है, ठीक है, तो इनका भी नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। जंगलों का विनाश, अगर आप जंगल नष्ट कर देंगे तो विभिन्न प्रकार की जीवधारी कहाँ रहेंगे। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये छूट गया था थोड़ा, देखें जगह बची 23 मिनट। जैव विविधता की जो पॉइंट एक है ये छूट गया। आइए देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का बड़ा महत्व है। जैसे फूल हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, जू हैं, चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु न हो, खाली एक चिड़िया ही हो तो क्या क्या देखने जाओगे। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जाते हैं, पर्यटक जाते हैं तो हमारे देश को आमदनी होती है ना, पैसे मिलते हैं और वो लोक कल्याण के लिए उसमें यूज किया जाता है। ठीक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, इधर हमारा तुलसी है, बरगद है, पीपल है, इसमें क्या है, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है इसमें लोगों की। ठीक, बिश्नोई समाज में हिरण का विशेष महत्व है। तुलसी है, तुलसी का साइंटिफिक रीजन भी है, धार्मिक रीजन भी है, बरगद का भी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में मिलेंगे, नमस्कार।